है सिर्फ 2026 में ही इंडिया में 14,449 एनजीओ के पास ही वैलिड एफसीआरए सर्टिफिकेट बचा है। बाकी 22,498 कैंसिल हो चुके हैं और 15,212 एक्सपायर हो गए हैं जो अभी तक रिन्यू ही नहीं हुए हैं। और अब एक नया बिल आ रहा है जो कहता है अगर किसी एनजीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल या एक्सपायर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, उसका पूरा एसेट सब कुछ सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कोई रिलीजियस ट्रस्ट, कोई एक्सेप्शनल नहीं है। तो सवाल ये है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है या कंट्रोल के लिए है? तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 की, जो मार्च 2026 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। एफसीआरए क्या है और ये पहले से कैसे काम करता था, 2026 के बिल में नया क्या है, और गवर्नमेंट और क्रिटिक्स दोनों के आर्ग्यूमेंट। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये बिल किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है देश को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसी टाइप के एक दूसरी कंट्रीज के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। ये पहली बार 1976 में बनाया गया था और फिर 2010 में एक नया मॉडर्न वर्जन लाया गया। इसका सिंपल सा काम, जो भी कोई इंडियन एनजीओ, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग लेता है, चाहे वो किसी फॉरेन डोनर से हो या किसी इंटरनेशनल फाउंडेशन से, तो उस फंडिंग को रजिस्टर और डिस्क्लोज करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई फॉरेन पैसा देश के अंदर आ रहा है तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कौन दे रहा है, कितना दे रहा है और वो पैसा किस काम में यूज हो रहा है। 2016, 18 एंड 20 में ऑलरेडी अमेंडमेंट आ चुके हैं जो डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग को और स्ट्रिक्ट करते गए। अब 2026 में एक नया और सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया। अंदर नया क्या है? ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका सबसे बड़ा नया प्रोविजन है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीए सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है या सरेंडर कर दिया जाता है या एक्सपायर हो जाता है, जो कि हर 5 साल में एक बार रिन्यू करवाना होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उसके एसेट पहले प्रोविजनली वेस्ट होंगे, मतलब टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे नए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास में। और अगर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाती है तो या एसेट परमानेंट गवर्नमेंट के पास में चले जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल यही है कि अगर एसेट किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का हो तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन रखना मैंडेटरी होगा, लेकिन मैनेजमेंट फिर भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी पैसा डिस्पोजल से मिलता है वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, मतलब जनरल गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है क्योंकि पहले सिर्फ फंडिंग रेगुलेट होती थी, अब एसेट जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल सब इस दायरे में आ गए हैं। गवर्नमेंट इस बिल को जस्टिफाई कैसे कर रही है? गवर्नमेंट का मेन आर्ग्यूमेंट है एफएटीएफ। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस को मॉनिटर करता है। गवर्नमेंट का कहना है कि अमेंडमेंट्स एफएटीएफ के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच में 13,520 ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 55,741 रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया था। इतने बड़े स्केल पर गवर्नमेंट का स्टैंड है कि स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट जरूरी है ताकि कोई भी फंड का मिसयूज ना करे और जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एक और पॉइंट है, एमएचए का कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन होती है उनके रीजंस होते हैं, जैसे एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज या नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाली गतिविधियां। तो गवर्नमेंट का नजरिया है ये बिल सिर्फ एक लूप होल को क्लोज नहीं कर रहा है। पहले सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट रख सकती थी, अब उसका भी क्लियर प्रोसीजर बन रहा है। देखते हैं जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है। पहला बड़ा ऑब्जेक्शन है एफएटीएफ का 2024 का इवोल्यूशन। खुद कहता है कि इंडिया को टारगेटेड रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करो जिन पे जेन्युइनली टेररिज्म फाइनेंस का रिस्क है। ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन पूरी सिविल सोसाइटी पर लगाना एफएटीएफ की रिकमेंडेशन से मैच नहीं करता है। दूसरा बड़ा लीगल ऑब्जेक्शन है आर्टिकल 300A का, जो हर सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्टी का राइट देता है। क्रिटिक्स का कहना है कि बिना प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के एसेट सीज करना इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वोलेट करता है। तीसरा पॉइंट स्केल का है। ऑलरेडी 22,000 प्लस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं 2010 के बाद, और अगर ये बिल पास होता है तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और वेलफेयर सेंटर जो सालों से बनाए गए हैं सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस बिल का स्ट्रांगली विरोध किया है, ये कहते हुए कि इसका सबसे ज्यादा असर उन ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा जो माइनॉरिटी राइट्स, फ्री एक्सप्रेशन और क्लाइमेट एक्शन जैसे कामों में लगी हुई हैं। क्या है इस बिल की?
बिल अभी भी पेंडिंग है पार्लियामेंट में और फ्यूचर सेशन में वापस भी आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ने बिल के पास होने का वेट नहीं किया। 22 जून 2026 को नए FCRA रूल 2026 को नोटिफाई कर दिए गए हैं, जो ऑलरेडी इफेक्ट्स में है, और ये रूल्स भी एनजीओज पर सुपरविजन बढ़ाते हैं। तो चाहे बिल पास हो या ना हो, ग्राउंड पर चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। यह डिबेट इसेंशियल दो चीज़ों के बीच में है, नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की एक तरफ और सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस और प्रॉपर्टी राइट दूसरी तरफ। दोनों ही जेन्युइन सीरियस कंसर्न्स है और यही वजह है कि यह टॉपिक इतना पोलराइजिंग बन गया है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये बिल जरूरी रेगुलेशन है या ओवर रीच? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स पॉलिसी टॉपिक्स को सिंपल डेटा के साथ में ब्रेक डाउन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।